अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 9 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और चेयरमैन PTI वजारत उज़्मा से महरूम हुए, तो तासुर यही था कि अब चेयरमैन PTI के लिए सिस्टम में मौजूद सपोर्ट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। मगर मुतादिद वाक़यात ने इस तासुर की नफी की। चेयरमैन PTI जिस तरह जल्द से जुलूस धरने करते रहे, जुलाई 2022 में पंजाब की 20 ज़िमनी नशस्तों पर PTI की वाज़ेह अक्सरियत, अक्टूबर 2022 में चेयरमैन PTI की कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी, नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऐन मौके पर चेयरमैन PTI का रावलपिंडी में मायने खेज मार्च, अदालतों से चेयरमैन PTI के लिए हैरान कुन रिलीफ पर रिलीफ, और तो और सानिया 9 मई के बाद भी चेयरमैन PTI को गुड टू सी यू कहकर रिलीफ देने वाले साबिक चीफ जस्टिस की मौजूदगी, ये तमाम वाक़यात साबित करते हैं कि चेयरमैन PTI के लिए सिस्टम में किसी न किसी हद तक एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा था। हालात का धारा बदला। चेयरमैन PTI की गैर लचकदार सियासत, उनके खिलाफ साइफर, तोशाखाना, तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, अलकादिर ट्रस्ट जैसे केसेस और सबसे बढ़कर सानिया 9 मई। शायद चेयरमैन PTI अपनी नापुख्ता सियासी समझबूझ के बायस यही समझते रहे कि वो अपनी मकबूलियत से अब भी कबूलियत हासिल करने की पोजीशन में हैं। मगर अब जेल में बैठकर भी यही चेयरमैन PTI की सोच होगी। चेयरमैन PTI पार्टी चेयरमैनशिप से पीछे हटकर कदरे गैर सियासी शख्स को चेयरमैन बनाने का फैसला करके क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ को बंद गली से निकालने और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का रास्ता बनाने के लिए बैरिस्टर गौहर को आगे लाने का फैसला किया गया है। क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की ताकत के सामने हार मानने का इतराफ़ कर रहे हैं? क्या बैरिस्टर गौहर ताकत के ऐवानों के लिए काबिल कबूल चेहरा हो सकते हैं? और अगर ये एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लिया जाए तो PTI का गैर सियासी सेटअप क्या PTI के कारकुनान और मकबूलियत को कायम रखते हुए 8 फरवरी 2024 को पार्टी को अक्सरियत ना सही क्या काबिल जिक्र इंतखाबी जीत दिला पाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, सियासतदान आउट वुकला इन। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों, वोटर्स और सपोर्टर्स को 8 फरवरी के रोज घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब हो पाएगी? इफ्तिखार अहमद साहब, इलेक्शन एक साइंस है, एक आर्ट है। अपने वोटर से कनेक्ट होने के लिए आप इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपके तज्ज़िये तबसरे इलेक्शन से पहले भी बताते हैं कि इलेक्शन के दिन तक हालात किस रुख पर आगे बढ़ेंगे। ये जो PTI ने एक सियासी हिकमत अमली ली है, जो उनको इलेक्शन कराना है, उसके लिए वो अपने चेयरमैन तब्दील करने जा रहे हैं, बल्कि अंदर की हायरार्की भी, वो पूरा एक सेटअप है जो मुख्तलिफ अंदाज में अब सामने आएगा। क्या अपने वोटर, सपोर्टर, कारकुन से PTI कनेक्ट कर पाएगी? 8 फरवरी को उनको निकाल पाएगी? एक कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, इस लिहाज से तो ये कामयाब पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है कि रास्ता उनके पास जो था वो उन्होंने अडॉप्ट किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस मुतालबे के बाद कि आप पार्टी के इलेक्शन करवाएं, उनके पास रास्ता कोई नहीं था। या तो वो अड़ जाते, ज़िद करते, तो फिर अगर वो ज़िद करते तो फिर पार्टी भी उनके हाथ से गई थी और पार्टी का निशान भी हाथ से गया था। उससे बचने के लिए उन्होंने फैसला किया है। अब आपका ये सवाल है कि जो सेटअप रिक्वायर्ड है फॉर इलेक्शन पर्पसेस, क्या वो उनके पास है? तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले से इमरान खान ने एक फ़ैसला कर लिया था कि आइंदा की सियासत वो वकला को दे देगा। पाकिस्तान में लाखों वकील हैं जो बड़े इफ़ेक्टिवली रोल प्ले करते हैं, और जब पार्टी के तमाम काम वकीलों को सौंप दिए जाएंगे तो उनको इंतज़ामिया गिरफ़्तार करते वक्त 20 मरतबा सोचेगी। एक उनको मौका मिल गया, स्पेस मिल जाएगी काम करने की। अगर वो गिरफ्तारियाँ करेंगे तो बार एसोसिएशंस बाहर आ जाएंगी उनकी हक में, उनकी सपोर्ट में। जिस वक्त बार एसोसिएशंस आएंगी तो उन पे लाठीचार्ज करना, उन पे टीयर गैस चलाने से मामला उलझ जाएगा, और उन जुलूसों में फिर वो सियासी वर्कर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होने शुरू हो जाएंगे जो घरों में खामोशी से बैठे हुए हैं। अगर ऐसे 5-6 वाक़यात जन्म लेते हैं किसी भी शहर में, किसी भी ज़िले में, तो पार्टी विल बी बैक विद ए स्ट्रेंथ। फिर उस स्ट्रेंथ का मुकाबला दूसरी सियासी पार्टियों के लिए करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो नौजवान हैं
ये वायलेंस को एक पॉलिटिकल टूल समझते हैं, जिसका इजहार वो माजी में कर चुके हैं। और अगर आप जलसों को स्टडी करें इमरान खान साहब के, तो उन्होंने उनको सिखाया है छीन के लेंगे आज़ादी, ये नारा उनका मोस्ट पॉपुलर नारा है। तो इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है? इफ्तिखार साहब, कतई कलामी की माजरत, जब आप उनके इस नारे की बात कर रहे हैं कि वायलेंस एज अ पॉलिटिकल टूल, तो 9 मई ऐसे ही तो नहीं हो गया। 9 मई ही तो जमात को सांस नहीं आने दे रहा है। अब आ गई, अब सांस आ गई। नहीं तो फिर दोबारा क्या वो ये कुछ करेंगे? सांस आ गई। अब नहीं, दोबारा कैसे करेंगे ना, मैंने आपको तरीकाकार बताया है। वकला होंगे, वकला के जुलूस होंगे, बार एसोसिएशन में ख़ताब हो रहे होंगे, उनको आप हाथ डालना चाहेंगे, वो सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आएंगे, आप टीयर गैस लाने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल वर्कर उसमें एक्टिव हो जाएंगे, उनको स्पेस मिलेगी पॉलिटिकल वर्कर को सड़क पे आने की। आप देखें ना, सारी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो शायद आप समझ पाएँ कि ये फैसला इमरान खान ने बड़ा सोच समझ कर, ऐसे नहीं है कि उसने बिला वजह को फैसला कर दिया। और इफ्तिखार साहब की राय में ये नतीजा खेज भी हो सकता है। बिल्कुल। और बाकी आखिरी सवाल जो है कि सेटअप क्या होगा पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का, मैं आपको ये बताऊं, ये भी वो पॉलिटिकल वर्कर प्लस वकला तैयार कर लेंगे। अगर हमारे पास इसका डिटेल नहीं है वकीलों की, अगर हम वकीलों को हलकों पर तकसीम करें और उसमें पीटीआई के वकला की तादाद देख लें, तो मेरा ख्याल है उनके पास बहुत ज़्यादा एक्टिव सपोर्ट मौजूद होगी इस शक्ल में। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊं, बल्ले का निशान और जमाती हैसियत बचाने की कोशिश की गई है। ये लीगल फ्रंट पे उन्होंने ये सब कुछ सेव कर लिया है, वकला अब सामने आ गए। क्या किसी जमात को बचाने के लिए सियासतदानों का नेम बदल वकला हो सकते हैं? कल भी हमारे पास बात हुई है, जावेद हाशमी की बात करें, मखदूम अमीन फ़हीम की मिसालें हैं, या वकला उस जो पुरानी एक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हमें जो बातों की नजर आती है उससे आगे बढ़कर पीटीआई के लिए नतीजा खेज साबित होंगे? इससे पहले कि बात करें, मैं आपको बताऊं कि एमआरडी की सारी तहरीक ही वकला ने चलाई, और एमआरडी की सारी तहरीक को सपोर्ट ही बार एसोसिएशन के से मिली, और बार एसोसिएशन की जो प्रीमिसेस होते हैं वहाँ से मिली। ठीक है जी। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ लॉटरी हमेशा वकीलों की निकलती है, और उसकी एक वजह है। वजह यह है कि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो पीछे की तरफ देखता है, जिसके पास बैक मिरर होता है, विंड स्क्रीन नहीं होती। मुस्तकबिल के बारे में वकील को सोचना, समझना, देखना नहीं समझाया जाता। कितना ही अच्छा होता कि पाकिस्तान में इस तरह की इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, उस्तादों की, मईशतदानों की भी लॉटरियां निकलती, तो पाकिस्तान में गवर्नेंस कितनी बेहतर होती। क्योंकि वकील का तमाम तर काम, तमाम तर तवज्जो एक फरीक को मुजरिम साबित करने में और दूसरे फरीक को बेगुनाह साबित करने में होती है। उसकी ये तरबियत होती है। आप हमारे टेलीविजन पर देखिए, जो भी वकील बुलाया जाता है, मैं तो सोच नहीं सकता कोई ऐसा वकील भी है जो आपको कानून समझा के जाता है। जो वकील आता है वो किसी एक पार्टी की वकालत करके जाता है, कानून में सिर्फ वो बात समझाता है जो एक पार्टी को सूट करते हैं, इसलिए कि उसकी सारी तवज्जो ही इस वक्त सियासतदान बनने पर है। और पाकिस्तान में ठीक कहा गया, इतनी बड़ी तादाद में वकला सियासतदान है कि सियासत और वकालत तो इकट्ठी हो गई है। उसकी वजह यह है कि सियासत होती ही कचहरी में है। यहाँ तो मुसलसल सियासत जो है वो अदालत में होती है या कचहरी में होती है, तो फिर कचहरी भी तो सियासत में ही पहुंचेगी ना। तो पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, और पीटीआई की ये मजबूरी है इस वक्त कि सियासतदानों के सिवा कोई ऐसे लोग नहीं जिनको वो महफूज तौर पर टिकट दे सके, और वो टिकट छोड़ के ना भाग जाएं, वो इलेक्शन के दिन तक खड़े रहें, उनके हलकों में उनके उम्मीदवार मौजूद हों। ये है उनकी बुनियादी मजबूरी। अब आपने सियासतदानों को ले लिया, और पाकिस्तान में जिस तरीके की सियासत होती है, ख़ास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती है, उसके तनाजुर में देख लेते हैं। देखिए, जो नए वकला हैं, इनके पास वसाइल उतने नहीं होंगे जितने रिवायती सियासतदानों के पास होते हैं। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, जितना उन्होंने कमाया होता है, जाहिर है इनको कई कई करोड़ के तरक्याती फ़ंड तो नहीं मिले जिसमें इलेक्शन लड़ने का भी ख़र्चा निकाला हो, और साथ में हलकों को ओबलाइज करके लोगों को पेटने देकर भी अपने साथ मिलाया हो। तो इनको सबसे पहला मसला होगा वसाइल की कमी का। और इस वक्त वो नजराने भी नहीं चल रहे। आपको पता है, जब इमरान खान मौजूद थे तो जो जाके सलाम करने जाता था तो वो 5-10 करोड़ की सलामी भी देकर आता था। उस सलामियों के पैसे भी दस्तयाब नहीं हैं। दूसरी चीज़
क्योंकि ये लोग नए हैं, हल्कों की सियासत नहीं की, तो इनके पास वो पेट्रनेज का नेटवर्क भी नहीं है जो पाकिस्तान में सियासत के लिए चाहिए होता है। इन्होंने किसी को ओब्लाइज नहीं किया, किसी के लिए काम नहीं किए हुए, वकालत की है तो उसके पैसे लिए हुए हैं, उसके बदले में लोग वोट क्यों दें? तो मतलब क्या कि इनके पास अपने वोट नहीं होंगे, पार्टी के वोट होंगे। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि वहाँ लोग वोट इकट्ठे करके देते हैं, वोट अपने पूल करके, जिसको हम बिरादरी की सियासत कहते हैं, बिरादरियों से बढ़ के बात होती है, वोट ब्लॉक्स बना के देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। सही। क्योंकि बदकिस्मती ये है कि लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ MNA भी एक लोकल गवर्नमेंट का यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन के जाता है, और वोट देने वाले भी उसको यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे वोट देते हैं, और उससे यही पूछते हैं कि हमारी सड़क बना दोगे, नाली दिला दोगे, हमारा ये काम कर दोगे। तो ये लोग वो तो नहीं कर सकते। तो रूरल एरियाज में एक डिसएडवांटेज होगा। अब अर्बन इलाकों में क्या होगा? शहरी इलाकों में, अर्बन इलाकों में मुकम्मल इन्हिसार इस बात पर है कि जो PTI का वोटर है वो नफसियाती तौर पर कितने दबाव में होगा। क्या उस वक्त तक कोई ऐसी वेव होगी कि PTI का वोटर इमोशनल होगा, जज्बाती होगा, अपनी पार्टी को वोट देना चाहेगा, दूसरी पार्टियों को सजा देना चाहेगा, अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहेगा? इसका इम्कान मौजूद है, बहुत बड़ा इम्कान नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो ओवरऑल माहौल है उसमें PTI बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव में है, उसका वर्कर भी नफसियाती दबाव में है, उसका वोटर भी नजरियात बहुत ज़्यादा नफसियाती दबाव में है। ठीक हो गया। तो अगर तो वोटर निकल आया तो फिर तो मेरे ख्याल में बहुत सा एक अपसेट क्रिएट हो सकता है, प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया। और उसके नतीजे में बहरहाल अगर वो उतना ना भी निकले तो आप ये तवक्को रखें कि पाकिस्तान में सियासतदानों की एक नई खेप कचहरियों से पार्लियामेंट की तरफ आ रही है। ठीक है जी, नई खेप आने को तैयार है, मगर देखना ही होगा कि कनेक्ट कैसे करते हैं 8 फरवरी को अपने वोटर के साथ। शहजाद साहब, तहरीक इंसाफ को बंद गली से निकालने, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का रास्ता बनाने के लिए अगर कहा जाए कि बैरिस्टर गौहर को आगे लाने का फैसला किया गया है, तो क्या कबूलियत मिलेगी? आज एक और भी काम किया, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा है। PTI ने अपनी सियासी सरगर्मियों को लेकर के हमारे लिए मसाइल हैं, खड़े हो रहे हैं। तो PTI इस वक्त कोशिश कर रही है हर वो दरवाजा या हर वो रास्ता अपनाया जाए जहां कबूलियत का दरवाजा खुल सके। देखिए, मुझे नहीं पता आपने बैरिस्टर गौहर से इतनी उम्मीदें कैसे लगा ली कि वो बंद गली से निकालेंगे, क्योंकि माफ़ कीजिए, वो मुझे ऐसा तो कोई ऐसी जाज़बियत या ऐसा पुरअसर वो नज़र नहीं आते, शायद हों, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन बुनियादी सवाल आपका ये था कि मुक़्तदरा की जो कबूलियत है, क्या वो होगी बैरिस्टर गौहर को उनको लगाने के बाद? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो कोई मुक़्तदरा के साथ कोई काम, अपना मामलात को निभा लें या सुलझा लें? देखिए, मुक़्तदरा का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है कि एक ऐसा वक्त गुजरा है, पिछले 2 साल में कह लीजिए, अगर 3.5 साल 5 साल में नहीं कहते आप, 2 साल में, 2.5 साल में, जिसके अंदर के पाकिस्तान की गवर्नेंस के परखचे उड़ गए। इन परखचों को वापस अपनी जगह पे रिस्टोर करना है, वापस लेके आना है। तो जाहिर है कि वो बैरिस्टर गौहर खान से, मुझे लगता है, शायद बहुत कमाल के आदमी हो, मैं तो उनको जानता नहीं, लेकिन उनके बस से जरा थोड़ा ऊंचा ये काम है। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट या उनका इतना सहर अंदेज हो जाना इनकी शख्सियत से, मुझे नहीं लगता कि इतना तेजी से। पता है कलामी की माजरत, क्या चेयरमैन PTI, जो अभी तक चेयरमैन PTI उनके पास कोई ऐसा पॉलिटिकल ऑप्शन मौजूद था जिसको वो फेस के तौर पर आगे रख सकते थे और उन्होंने वो ऑप्शन नहीं लिया किसी भी रीजन से? मकसद क्या था? मकसद ये था, उनको तो ये पता है और उनको बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इस दफा इलेक्शन में किसी तरह की हुकूमत नहीं बना पाएंगे। अगर मैक्सिमम बहुत बड़ा अगर एक मोजज़ा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा में शायद उनकी हुकूमत, मोजज़ा हुआ तो वहां बन सकती है, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। इस वक्त तो सर्वाइवल की बात है। तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान या वकला के हाथों में अपनी पार्टी देके अपनी सियासत को, अपनी पार्टी को जिंदा रखने की एक उसके इम्कानात ज्यादा बढ़ा दिए हैं ये काम करके, और इससे आगे और कुछ नहीं है। उससे अगला इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है कि क्या इनमें इतनी तंजीमी और वो बाकी काबिलियतें होंगी कि ये वोटर को निकाल पाएंगे? यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और यही लिटमस टेस्ट है कि आने वाले इलेक्शंस का वो जो ताल्लुक जो कि वोटर्स का है, और जिसके ऊपर के मखदूम महमूद अहमद जो है सदर्न पंजाब के पीपल्स पार्टी के लीडर, उनकी एक वीडियो लीक चल रही है कि तनासब 70 और 30 का है। 70 शायद PTI के हक में है, 30-70% और 30 किसी और तरफ है।
अगर इस किस्म का तनासब एक सियासतदान दूसरी पार्टी की बात कर रहा है, फिर तो एक ऐसा वोटर बेस है जिसके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। या तो वो रिजेक्शन कर दे मुकम्मल तौर पे और कहे कि मैं बिल्कुल नहीं निकलूंगा और इन इलेक्शंस को फेल समझा जाएगा, हो तो जाएंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट है, लेकिन एक तरह से रिजेक्शन हो जाएगी, एक बहुत कमजोर इलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, लॉयल्टी वोट होगा, एंगर वोट होगा, रिएक्शन वोट होगा। ये इनमें से क्या चीजें होंगी और क्या ये बगैर इस चीज को देखते हुए कि तंजीमी ढांचे मौजूद हैं या नहीं, या कौन से लोग खड़े हुए हैं, कौन से कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ उस लीडर की खातिर जिसकी बुनियाद पे, जिसके नाम पे वो 70% एग्जिस्ट करता है, अगर ये सब निकल आए और ज्यादा तादाद में निकल आए, जिससे कि तवक्को की जा रही है कि इस तरीके से शायद हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर तमाम के तमाम अंदाजे धरे के धरे रह जाएंगे और फिर उस सूरत में हो सकता है कि हुकूमतें वही बने जो कि बनने जा रही हैं, लेकिन एक ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा जहां पर जिसका खदशा क्रिएट किया जा रहा है या बताया जाता है कि कोई किसी किस्म का एक इख्तलाफ या एक कन्फ्रंटेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो इस्तेकाम जो हम ढूंढ रहे हैं, शायद वो इस्तेकाम ना आ पाए अगर पीटीआई का वोटर उस तादाद में बाहर निकल आया। तो ये सबके दिल में खदशात जो हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, PMLN है या कोई और है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त खदशा है, तो ये खदशा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि पता नहीं 8 फरवरी तो इंशाल्लाह आएगी, जरूर आएगी, और हमें सबको कहना चाहिए कि इलेक्शन भी होंगे, लेकिन अगर देखना है कि इंशाल्लाह ऐसे ही सफर चलता रहे तो इलेक्शंस किस तरह के होते हैं। ठीक हो गया जी। अब सार साहब, सबने जो गुफ्तगू की है, यहाँ पर एक नफ्सियाती दबाव की बात की, वुकला या जो भी क़ियादत इस वक्त लाई जा रही है वो तो चले, सर्वाइवल की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटर चार्ज होगा या डिप्रेस्ड होगा, ये बड़ी अहम बात है, मगर अभी सेटअप बना नहीं है, मगर इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। एक आज ऑडियो लीक हो रही है, लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आ रही है, फिर फैमिली के इख्तलाफात आ रहे हैं, फिर KPK से वो मरवत साहब के और आतिफ साहब के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अभी सेटअप बनना है, मतलब जिन लोगों ने इस जमात को रन करना है इलेक्शन तक के लिए, ये वोटर को पॉजिटिव मैसेज देंगे इख्तलाफात और वो सब कुछ पीछे रखकर खड़े हो जाएंगे, या वो सब कुछ रिजेक्ट करने की तरफ चले जाएंगे? क्या लगता है, ये डिसीजन हक में जाएगा PTI के? देखिए, पेशीन गोई करना तो मुश्किल है ना कि वो वोटर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन एक जो परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई पॉपुलैरिटी है और PTI की, मेरा नहीं ख्याल ग्राउंड रियलिटीज़ इतनी भी मुख्तलिफ नहीं है जो हमें नज़र आ रही हैं। और मैं फिर जाऊंगा 2018 के इंतखाबात के नताइज पे कि उसमें क्या मिला था PTI को। सबसे ज़्यादा जो सीटें मिली हैं, जो ट्रांसलेट हुई उनकी पॉपुलैरिटी इलेक्टोरल कॉलेज में, वो 2018 में हुई है कि कितनी मेजॉरिटी थी उनकी पूरे पाकिस्तान में और सूबों में कितनी मेजॉरिटी थी, वो आप देख लें। उससे भी ज़्यादा अगर कोई ये समझ रहा है कि PTI अकेली, जब अदलिया बज़ाहिर उसके साथ उसको सपोर्ट नहीं कर रही, फ़ौज उसको सपोर्ट नहीं कर रही, मीडिया सपोर्ट नहीं कर रहा, एक हवा नहीं बनी हुई उसके लिए कि PTI आ रही है इक़्तिदार में, तो कैसे इतने ज़्यादा उसको वोट पड़ जाएंगे कि वो तूफ़ान ही एक क्रिएट कर देंगे। तो इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, वकील होना कोई बुरी बात नहीं है सियासत में अगर आना है। कायद-ए-आज़म जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो ख़ुद एक वकील थे और उन्होंने पाकिस्तान बनाया, तो वकील हो, सहाफ़ी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर एक का हक़ है सियासत में आना, सियासत में हिस्सा लेना और पार्लियामेंट का मेंबर बनना। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जैगम खान साहब ने जिक्र किया कि कचहरी और अदालत की सियासत वकील करते हैं हमारे, लेकिन जो अमली सियासत इंतखाबात में होने जा रही है वो गली की सियासत होगी। उस गली की सियासत में ये वकील कितना कामयाब रहते हैं, इसका हमारे पास कोई ना हिस्टोरिकल एविडेंस है, ना कोई मौजूदा दौर में कोई एविडेंस है। अभी भी अगर आप सिर्फ वकीलों की, PTI के वकीलों की सिर्फ बात कर लेना अगर हम, तो मैं अभी नाम लिख रहा था, एक तो बैरिस्टर गौहर साहब का ग्रुप होगा, लतीफ़ खोसा साहब का ग्रुप है अलग से, हामिद खान का अलग से ग्रुप है, मरवत का अलग से ग्रुप है, शोएब शहीन का अलग से ग्रुप है और अली जफर का अलग से ग्रुप है। ये वकीलों के ग्रुप्स हैं। तो वो जो एक है ना कि वकील पूरे मुल्क में बाहर निकल आएंगे तलवारें लेके घोड़ों पे बैठ के, वो मुमकिन नहीं होगा इतनी ग्रुपिंग वकीलों में। वरना अगर वकील इतने ही यूनाइटेड होते और इतने ही ऑर्गेनाइज्ड होते तो हमारे यहाँ मेंबर नेशनल असम्बली बहुत सारे वकील होते। तमाम इलेक्शंस में तमाम सियासी जमातों के पास बहुत वकील हैं, लेकिन वो MNA नहीं बनते, क्योंकि वो जो सियासत है ना, इंतखाबी सियासत,
वो डिफरेंट बॉल गेम है। तो वो वकीलों के लिए वो करना मुमकिन नहीं होता। तो अब और फिर एमआरडी में इफ्तिखार साहब ने कहा कि वकीलों ने चलाई, लेकिन एमआरडी में हो सकता है वकीलों ने चलाई हो, लेकिन तमाम सियासी जमातें उसमें साथ थी। तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या वर्कर उनके कमिटेड वो साथ थे। अब मुझे बताएं कि अगर बैरिस्टर गौहर को बनाया जाता है तो कराची से लेकर पेशावर तक जो सियासी वर्कर है पॉलिटिकल पीटीआई का, वो कैसे कनेक्ट कर पाएगा अपने आप को एक वकील के साथ जिसकी कोई बुनियाद नहीं है? लीडर कैसे होता है किसी सियासी जमात का? या उसमें करिश्मा हो बहुत ज्यादा जो इमरान खान में था, या उसकी सियासी समझ माइंडसेट की भी तो बात की ना, खंबा भी होगा तो वोट चला जाएगा। हमारे यहाँ सियासत में ये भी तो कह दिया जाता है कि लीडर के ऊपर ऐसा पक्के हैं कि वह खंबा भी खड़ा होगा तो उसको भी वोट जाएगा। वो मैं नहीं समझता अगर ये हो गया इस बार इस दौर में तो ये वाकई एक मौजज़ा होगा। मैं नहीं समझता ऐसा होगा कि खंबों को वोट दें और वो खंबा जो है वो कामयाब हो जाए। सियासी समझ बूझ हो, जैसे आसिफ अली जरदारी में तो कहते हैं जी कि चलो ये लीडर बन जाए। नवाज शरीफ जैसा हो कि जी मैंने परफॉर्म किया, 3 दफा वज़ीर आज़म हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बहुत है, तो लोग ऐसे पार्टी लीडर हो सकते हैं। अब एक और क्या रीजन है पीछे रीजन फिर यही रह जाती कि एक प्रॉक्सी चाहिए इमरान खान साहब को, और प्रॉक्सी के लिए बेहतर उन्हें ऑप्शन ये मिला है, लेकिन ये नाकाम होगा। इसलिए भी मैंने वकीलों के ग्रुप्स आपको बता दिए हैं। अभी पार्टी जो सियासी विंग है पार्टी का, जो असल सियासी जमात है, उसके अंदर कितनी ग्रुपिंग है और वो कैसे रिएक्ट करेगी इस नामजदगी पे, वो एक अलग चैप्टर है। ठीक है इफ्तिखार साहब, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपका पॉइंट लेती हूँ। ब्रेक पे बढ़ रहे हैं और जो यह बात हुई कि गली की सियासत से लेकर कचहरी की सियासत दोनों में बहुत ज्यादा तजाद है। देखना यह कि वुकला क्या हासिल कर पाते हैं। ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सिविल और मिलिट्री क़यादत की जानिब से मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात का सिलसिला जारी है। सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने सऊदी अरब की जानिब से 5 दिसंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल करने वाले $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी है। ये रकम स्टेट बैंक में जमा है। इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की माशी तरक्की में मदद मिलेगी। उधर कुवैत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों बशमूल फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, पन बिजली, पीने के साफ पानी की फराहमी और कानकनी की सरगर्मियों में ताउन के लिए कानकनी फंड का क़याम, टेक्नोलॉजी जोन्स डेवलपमेंट और मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ समेत अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहिदों, सकाफत और आर्ट, माहौलियात और पायदार तरक्की के शोबों में ताउन के लिए 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुआहिदों के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुध को बड़ी तेजी देखी गई, जिससे 100 इंडेक्स के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट गए और मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर गया। मंगल को भी इंडेक्स 60,730 पॉइंट्स पर पहुंच गया था। 63% हिस्सेस की कीमतें बढ़ी थी, जबकि हिस्सेस की मालियत में 98 अरब 10 करोड़ 14,24,000 रुपए का इजाफा हुआ। सरमाए का मजमूई हजम 87 खरब 46 अरब 11 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी देखी गई है। रवायती तौर पर ये सेक्टर गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पसंदीदा रहा है। सीमेंट, एनर्जी, फर्टिलाइजर में भी बड़ी खरीदारी हुई। माहिरीन के मुताबिक दिसंबर तक इंडेक्स 30% की नमू के साथ 75,000 पॉइंट्स की सतह पर आने की पेशगोई मार्केट के लिए हौसला अफजा साबित हो रही है। सरमायादारों का मोराल बुलंद हो रहा है क्योंकि मल्टी डोनर से भी मुतवक्के $1.5 अरब फाइनेंसिंग की खबरें जेर गर्दिश हैं, जो मार्केट के ग्राफ को बुलंदी की जानिब गामजन कर रही है। IMF प्रोग्राम के तहत दूसरी किस्त वसूल होने की तवक्कुआत हैं। शरह सूद में कमी, बेहतर सियासी सूरत हाल जैसी मुस्बत खबरें भी इजाफे का सबब हैं। यूं मैक्रो मईशत में बेहतरी के ये इशारे क्या पाकिस्तान को माशी बहरान से बाहर निकालने का पेश खैमा साबित होंगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, मैक्रो मईशत में बेहतरी के इशारे क्या सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी बेहतरी को कायम रखना मुमकिन होगा? जैगम साहब, अभी हमारी जो नहीफ और नज़ार मईशत है उसका सिर्फ बुखार टूटा है। अभी वो ICU से बाहर नहीं निकली, अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में है, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है। अगर आप अगले 3 साल पे नज़र डालें तो पाकिस्तान को हर साल $25 बिलियन सूद और कर्ज के अदा करने, ये बनता है 3 साल में $75 बिलियन। और अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $5 बिलियन हो तो $15 बिलियन वो हैं, तो कोई 80 से 90 बिलियन डॉलर, कम अज़ कम $80 बिलियन, वरना आराम से 85-90 बिलियन डॉलर
हमें वापस करने हैं। अब इस रकम के लिए हमें नए लोन्स, नए कर्जे भी चाहिए और IMF का एक नया प्रोग्राम भी चाहिए। अभी जो पिछला साल गुजरा है हमारा माशी, उसमें हमारी तरक्की की रफ्तार मनफी थी। बिल्कुल। इस साल उम्मीद है कि 2% होगी, सिर्फ 2%, जो आपकी आबादी के बढ़ने की रफ्तार से भी कम है। हमें 6% चाहिए जब हम कह सकें कि पाकिस्तान वाकई तरक्की कर रहा है। 30% पर आपकी महंगाई की शरह है। 5-6% हमें चाहिए, जिस पर कई साल लग जाएंगे। अब बेहतरी के लिए ठीक है, MOU साइन हुए। आपको याद होगा 2019 में भी सऊदीया के साथ $20 अरब का MOU साइन हुआ था जी। अभी तक एक रियाल भी नहीं आया। सिर्फ MOU साइन करना काफ़ी नहीं होता, उनको रियलाइज करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए हमें अपने एंड पर बहुत कुछ करना होगा। ठीक हो गया। और पाकिस्तान की मईशत को पटड़ी पर चढ़ाने के लिए हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। अब रिफॉर्म्स के 3 मतलब हैं कि आपकी हुकूमत का खर्च कम, आमदनी ज़्यादा हो। जहाँ पे पैसे ज़ाय हो रहे हैं, जो इदारे आपने बनाए हुए हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, ये PIAs हैं, डिस्कोज हैं, क्या कुछ है, सही, वहाँ पे खर्चे आपके कम हों, बंद हों, सरकार के अपने खर्चे कम हों, आमदनी बढ़ाएं, जिससे नहीं टैक्स लिया उनसे टैक्स लें। दूसरी बात, बरामदात बढ़ाएं। तीसरी अहम तरीन बात, इंसानी वसाइल को तरक्की दें। जब तक इंसानी वसाइल को तरक्की नहीं देंगे, लोग तालीम याफ्ता और सेहतमंद नहीं होंगे, माशी तरक्की नहीं होगी। तो ये पॉलिटिकल इकानमी का मसला है। चलें, रोशनी की पहली किरण है, बहुत अच्छी बात है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये जोर डालना है कि अब हमें रिफॉर्म्स चाहिए, हम दोबारा वापस इस गड्ढे में नहीं गिरना चाहते। अब सर साहब, ये जो बेहतरी के इशारे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी बात हुई कि माजी में भी MOUs वगैरह हुए, बेरोजगारी, गुर्बत, अफरात ज़र, कम आमदनी, सियासी जिसे कहा जाए इस्तेहकाम के बगैर ये सब कुछ स्टेबलाइज हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, कभी भी नहीं हो सकेगा। हम इस तरह के मसनूई तनफ़ुस के ज़रिए मरीज़ को ज़िंदा रखने के ड्रामे बहुत दफ़ा देख चुके हैं पहले भी, इसलिए मैं तो इस पर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं करता। ठीक है, इसमें बेहतरी आ रही है चीज़ों में, इतनी ख़राब थी। अब सिर्फ डॉलर की स्मगलिंग ही रुकने से सब चीज़ों में फ़र्क पड़ा है, और डॉलर की स्मगलिंग में और डॉलर की ख़रीदो फरोख्त में जो बैंक्स का किरदार था, और जिस पर उन्होंने 122 अरब रुपया कमाया है, और उस पर जब हुकूमत ने टैक्स लगाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। एक स्टे ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर स्कैंडल पे दिया था, जो अभी तक चल रहा है। तो अगर अदालतों ने इसी तरह इंटरफेरेंस जारी रखी तो कौन सा सियासी इस्तेहकाम और कौन सा मुआशी इस्तेहकाम? सीधी सी बात है, मुख्तसर सी, अगर किसी ने समझनी है तो समझे, नहीं समझनी तो ना समझे। सियासी इस्तेहकाम का मतलब सिर्फ इंतखाबात नहीं है। सियासी इस्तेहकाम का मतलब है कि अगले 20 कम अज़ कम 20-25 साल तक जो ताकत के मराकज़ हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान में एक ताकत का मरकज़ नहीं है, जो मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ हैं वो अपनी नीयतें ठीक करें, अपने दायरा इख्तियार में रहें, और ना ही अदलिया ना ही कोई और अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकले, और जो हुकूमत आए वो अपना मैंडेट लेके आए, मैंडेट पूरा करे और फिर अवाम के पास जाए। ये 20-25 साल तक जब आप मुआशी पॉलिसीज को दुरुस्त समत में नहीं चलाएंगे, हम ये नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे इस मामले, कभी भी नहीं निकल सकेंगे जब तक तसलसल नहीं मिलेगा, दायरा मामलात नहीं बढ़ेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी के जो इशारे नज़र आ रहे हैं, शहजाद साहब, कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जाए, ये जो गुफ्तगू है इंतखाबात में इल्तवा के शोशे कहा जाए, क्या माशी बेहतरी को निगरान सेटअप के साथ जोड़ना दुरुस्त होगा? देखिए, असल में तो माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर फिलहाल नहीं हो रही। ये बड़ा फर्क करना जरूरी है, और इसके लिए जो मुआशी इशारे हैं इनको बहुत दूर तक और बहुत देर तक बेहतर होना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारी मईशत उस लेवल पे पहुंचे जहां पर इसको बेहतर मईशत कहा जा सके। तो इसलिए सफर काफी लंबा है, एक बात। दूसरी बात, मईशत मुकम्मल तौर पर सेकुलर होती है। ये किसी जमहूरी या गैर जमहूरी, मैं जमहूरी और गैर जमहूरी की बात कर रहा हूं, सियासी गैर सियासी की बात नहीं कर रहा, उस अमल को नहीं पहचानती। ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को पहचानती है, कंटिन्यूटी, तसलसल और प्रेडिक्टेबिलिटी।
कि आगे का जो है आने वाला वक्त उसका एक अंदाजा वही वैसा ही हो जैसा कि सोचा जा रहा है। ये दो चीजें होंगी तो मईशत फले फूलेगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो पैसा लगाएगा और मुआशी जो मुआशी आपका पहिया है चलना शुरू हो जाएगा, और जब ये चलेगा तो फिर आपकी मईशत के अंदर एक रवानी आ जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि जिनको मईशत पहचानती है। प्रॉब्लम हमारा क्या है, जब हम ये सवाल करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम, तो सियासी इस्तेहकाम तो चीन में भी है, तो इसलिए तो चीन की जो आपको पता है जो मईशत है किस तरीके से गैलप कर रही है, इस्तेहकाम है, वहां पे स्टेबिलिटी है। क्या वो स्टेबिलिटी हमारी मर्जी के मुताबिक है? उस किस्म की स्टेबिलिटी हम चाहते हैं, या हम वो स्टेबिलिटी चाहते हैं जो कि हमारे आइन, हमारे कानून, हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे अवाम की तर्जुमानी करे? इसलिए सियासत आपकी प्रेफरेंस है, हम इस किस्म का निज़ाम चाहते हैं। उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, उसका ताल्लुक अवाम के साथ कैसा है, उसने माशरे की तश्कील करनी है और बाकी चीज़ों के ऊपर आगे लेके चलना है। लेकिन जहां तक मईशत का ताल्लुक है, अगर आपका जमहूरी सियासी निज़ाम उसमें तसलसल होगा, वो आगे लेके पॉलिसीज को चलेगा और पॉलिसीज का तसलसल होगा और उसमें एक प्रेडिक्टेबिलिटी होगी और हर आने वाली हुकूमत चीजों को तब्दील नहीं करेगी, तो फिर आपकी मईशत बेहतरी की तरफ रवां दवां रहेगी। तो ये फर्क करने की जरूरत है, और इसलिए आपका सवाल ये कि क्या ये बगैर उसके नहीं, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, जिस किस्म की भी कंटिन्यूटी। ठीक हो गया जी, कंटिन्यूटी जरूरी। इफ्तिखार साहब एक एंगल उठाया शहजाद, सियासत और मईशत में भी हमें तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी क्या? बात ये है जी, जैगम साहब ने, अफसार साहब ने और शहजाद साहब ने जो कुछ कहा, इसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये हमारे ख्वाब तो हो सकते हैं बेहतरी के, ये होना नहीं है। इन सब दोस्तों ने जो शराइत आयद कर दी हैं उनके लिए एक उम्र चाहिए। बहरहाल उम्र के उन 25 सालों को पूरा करने के लिए पहले साल में तो कुछ करना होगा ना। तो मुझे तो ये पहले साल में कोई उम्मीद नहीं दिखा रहे, ना ये पहले साल में महंगाई कम होती मुझे दिखा रहे हैं, न रोज़गार के ज़राए दिखा रहे हैं, न बेहतरी के दिखा रहे हैं, और ना ही मुझे सियासी इस्तेकाम नज़र आता है। तो मैं 25 साल के जो प्रोजेक्ट है कुछ तो मेरे सामने एक्सप्लेन करें कि इफ्तिखार साहब इतने अरसा इसमें लगेगा, इतना अरसा इसमें लगेगा, तो मुझे भी कुछ समझ आए। ये बातें तो बड़ी दुरुस्त हैं, यानी ये अगर हम किताबी बातें करें तो बिल्कुल दुरुस्त बातें की गई। सर, आने वाली हुकूमत कंटिन्यूटी नहीं दे सकती इन पॉलिसीज को जो इशारे नजर आ रहे हैं आगे? बिल्कुल दे सकती है, आप भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी खातून है, अल्लाह ताला आपके इल्म में और इजाफा करे। मुझे पहले इस साल में बताइए कि पहले साल में क्या तब्दीली आ सकती है। अभी दोस्त ने कहा कि हमें कम से कम $90 बिलियन अगले 3 साल, $90 बिलियन 3 साल में चाहिए। तो एक साल में कितने चाहिए? $30 बिलियन। तो अगर $30 बिलियन को मैं तकसीम करूँ 365 दिनों पे, तो हमें कितने चाहिए? ये आएंगे तो इम्कान है कि हम आगे जाएंगे। ये है आज की सारी डिबेट, जैगम साहब की, अफसार साहब की और शहजाद साहब की। तो मुझे तो भाई कोई दूर दूर तक ना हौसला नज़र आ रहा है, ना मुझे कुछ समझ आ रही है कि मेरा मुस्तकबिल है क्या। क्योंकि सियासी इस्तेकाम तो मेरा ख्याल है हार्डली 1.5-2 साल होगा, उसके बाद सियासी इस्तेकाम तो नहीं रहेगा। हाँ, एक दोस्त ने एक बात की है, मुख्तलिफ़ ताकत के मराकज़ की नीतियाँ ठीक करें। अब देखो ना, इसमें एक और शर्त डाल दी गई है जिसके बारे में मैं तो नहीं जानता कि उन मराकज़ की नीयतें कैसे ठीक हो सकती हैं, उनको कौन ठीक कर सकता है, वो कब ठीक होंगी। तो मुझे तो आज के मायूसी फैलाने हुए, मैं मायूसी नहीं फैला रहा, मैं जो फैक्ट्स मेरे दोस्तों ने मुझे बताए हैं उन्होंने बताए हैं, ठीक है। मैं तो उनको कागज़ पर लिख के इकट्ठा कर रहा था, तो इकट्ठा करता करता मुझे महसूस हुआ कि फिल वक़्त मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है। इफ्तिखार साहब को फिलहाल तसलसल और इस्तेहकाम भी नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि चीज़ें आगे बिल्कुल बढ़ेंगी और ज़रूर बढ़ेंगी। रास्ता नज़र आना शुरू हुआ है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।